हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपका फिर से पुनः एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द ड्रीमर्स पे। जैसा कि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो आप लोगों का ये सहयोग हमेशा बनाए रखिएगा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो ना सिर्फ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जीएस की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी ने सुना होगा। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले क्या रूपरेखा रही, किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो सारी चीजें हम समझते हैं। आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम रॉलेट एक्ट को समझेंगे। रॉलेट एक्ट जो था एक विदेशी संसद में एक कानून पास किया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? सर सिडनी रॉलेट। इनके द्वारा एक कानून पास किया गया था, कानून बनाया गया था। उसका नाम था रॉलेट एक्ट। इनका नाम रॉलेट था, उसी के नाम पर ही उसको नाम दे दिया गया था रॉलेट एक्ट। इसका दूसरा नाम जो था वो एनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। इसका जो नाम था दूसरा वो एनार्चियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। इसको गांधी जी ने काला कानून भी बोला था। इसको गांधी जी ने काला कानून बोला था। काला कानून क्यों बोला था? क्योंकि इस कानून के अंतर्गत इसको बनाया गया था क्रांति, जो भारत में जो क्रांतियां चल रही थी उनका दमन करने के लिए, कि किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति ना आवाज उठाए ना कुछ करे। इसलिए इस कानून को लाए थे। गांधी जी ने इसको काला कानून इसलिए बोला था क्योंकि इस कानून में किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के जब उनका मन चाहे उठा करके जेल में डाल देंगे, उनकी सुनवाई तक नहीं होगी। इसीलिए गांधी जी ने इसको काला कानून भी बोला था। ना वकील ना अपील, कुछ नहीं। इसीलिए गांधी जी ने इसको काला कानून बोला था। उद्देश्य मैंने आपको बताया कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी क्रांतियां भारत में पनप रही हैं उनका दमन करना, कि कोई भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज ना उठाए, यही इसका उद्देश्य था। तो इस कानून को लेकर के गांधी जी के मन में थोड़ा सा रोष आया और उन्होंने एक सत्याग्रह इस कानून को लेकर के लिए किया। उस सत्याग्रह का नाम था रॉलेट सत्याग्रह। देखिए, इसको पास किया था रॉलेट, सिडनी रॉलेट ने, इसीलिए इस कानून को नाम दे दिया गया था रॉलेट एक्ट। अब उसी को लेकर के सत्याग्रह कर रहे हैं गांधी जी, तो उसका नाम भी पड़ गया रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह करना शुरू किया। इसकी रूपरेखा कैसे बनी? 30 मार्च को इसके मेन हीरो तो गांधी जी ही थे, क्योंकि गांधी जी कानून के जानकार थे। उन्होंने कहा ये तो काला कानून है, तो सबसे पहले उन्होंने ही इसका विरोध करना शुरू किया। तो गांधी जी के जो अनुयायी थे उनमें से एक थे स्वामी श्रद्धानंद। उन्होंने दिल्ली में कर मत दो आंदोलन को भी इसी का ही हिस्सा बना दिया और एक हड़ताल के रूप में शुरू हो गया। 6 अप्रैल को पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हुई। 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल हुई, गांधी जी ने शुरू की। 30 मार्च को दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जो थे उन्होंने रॉलेट एक्ट के साथ में अपना एक आंदोलन और उसमें जोड़ दिया, जिसका नाम था कर मत दो आंदोलन। इसमें एक चीज और याद रखिएगा साथियों, कर मत दो का नारा जो था, स्लोगन जो था, वो सरदार पटेल ने दिया था। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि कर मत दो का नारा आया तो बच्चे लिखेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन किया था, ना कि नारा दिया था। नारा किसने दिया था? कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल ने दिया था। साथियों, किसने दिया था? सरदार पटेल ने। 6 अप्रैल को क्या होता है, क्या घटना होती है कि 6 अप्रैल को गांधी जी के आदेश पर पूरे देश में हड़ताल शुरू हो जाती है। पूरे देश में हड़ताल शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे देश भर में ही एक बड़ा सा आंदोलन
शुरू हो गया था। इससे अंग्रेजी हुकूमत को थोड़ा सा भय सताने लगा, अंग्रेजी हुकूमत भी थोड़ा सा डर के अंदर चली गई। तो 8 अप्रैल को इसी हड़ताल के उस पर बेसिस पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता। 8 अप्रैल को किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता। उसके बाद जो सत्याग्रह चल रहे थे, उस सत्याग्रह का एक केंद्र पंजाब भी था, जहां पर 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ आप याद रखेंगे। एक व्यक्ति है सत्यपाल जी और एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है? सैफुद्दीन किचलू। ये रॉलेट एक्ट के ही खिलाफ ये लोग भी सत्याग्रह कर रहे थे गांधी जी के आदेशानुसार, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 8 अप्रैल को पहले गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद जो है इनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो साथियों, जैसे ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो सत्याग्रह का केंद्र था, उस जगह पर कुछ जो सत्याग्रही थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैदान में जब वो लोग इकट्ठे हुए, तो उस दिन बैसाखी का दिन था साथियों। बैसाखी एक त्योहार होता है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े जोर शोरों से मनाया जाता है। उस समय भी जब फसल कट जाती है तो उसके बाद बैसाखी का त्योहार मनाया जाता था। तो बैसाखी का दिन था, तो कुछ लोग तो जिन्हें जानकारी भी नहीं थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि आज की तरह साथियों उस समय टेक्नोलॉजी तो नहीं थी कि व्हाट्सएप और फेसबुक रहे हो तो तुरंत संदेश पहुंच जाता हो। कुछ भोले भाले लोग भी वहां गांव में जहां मेला लगता था, बैसाखी का मेला लगता था, जलियांवाला बाग मैदान में इकट्ठे हुए, और कुछ सत्याग्रही भी थे जो बेचारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वहां एकत्रित हुए। तभी आप समझिए, जैसे उस समय भारत का जो वाइसरॉय था वो था चेम्सफोर्ड। कौन था साथियों? भारत का जो वाइसरॉय था उस समय वो था चेम्सफोर्ड। वाइसरॉय को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत का एक लीडर जो है, ऐसे ही उस समय उस लीडर को वाइसरॉय बोला जाता था, जो पूरे भारत को कंट्रोल करता था। उस वाइसरॉय का नाम था चेम्सफोर्ड। उस समय पंजाब के जो गवर्नर, चूंकि सत्याग्रह का केंद्र जो था वो पंजाब था, तो पंजाब के जो गवर्नर थे वो थे ओडायर, जिन्होंने ही आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश था वो ओडायर ने दिया था। उस समय जैसे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वैसे ही अपने स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो उस समय के मुख्यमंत्री को गवर्नर बोला जाता था। तो पंजाब के गवर्नर जो थे वो ओडायर थे। अमृतसर का जो सेनापति था उस समय, पंजाब में जो अमृतसर आता है, अमृतसर का जो सेनापति था उस समय वो था आर डायर, जो कि सेना जिसके अंडर में आती थी। सेना की रेजिमेंट कौन सी थी? गोरखा रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट थी? गोरखा। आदेश दिया था ओ डायर ने, सेना लेकर के पहुंचा था आर डायर। कौन पहुंचा था साथियों? आर डायर। सेना की रेजिमेंट कौन सी थी? गोरखा। जिन्होंने गोलियां चलाई वो रेजिमेंट कौन सी थी? गोरखा रेजिमेंट। भारतीय गद्दार, आप थोड़ा सा आपको भी हैरानी होगी कि जब ऐसा होता है ना कि मतलब कभी किसी और को क्या पता कि कौन हमें तकलीफ दे सकता है, अपने ही लोग बताएंगे कि इसको इस जगह पे चोट करो तो तकलीफ होगी। तो उस समय जो भारत के गद्दार थे उनका नाम था हंसराज, जिन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। ये जानकारी दायर तक देने वाले भी हंसराज थे। और बाद में जब ये घटना हुई उसके बाद जो जांच आयोग बने उसमें सरकारी गवाह भी यही व्यक्ति बना था। ऐसे ऐसे गद्दार दोस्तों भारत में हुए हैं। सिर्फ 3 मिनट का समय वहां एकत्रित लोगों को दिया गया था डायर के द्वारा कि 3 मिनट में जितना भाग सकते हो उतना भाग लो। छोटी छोटी सकरी गलियों में से दोस्तों लोग नहीं भाग पाए। एक ही एंट्री थी, उस एंट्री को डायर ने आकर के सील कर दिया और 3 मिनट के बाद अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया। तकरीबन 15-16 मिनट तक वो रेजिमेंट गोलियां बरसाती रही। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जो कुआं है उसमें कूद गए साथियों। जब
ये हत्याकांड के बाद जब लोगों को निकाला गया तो तकरीबन 179 लोगों की लाशें, जिसमें बच्चे, बूढ़े और न जाने कितने लोग थे, वो उस कुएं से निकाले गए। इस हत्याकांड ने पूरा दिल दहला के रख दिया, पूरे देश में रोष व्याप्त हो गया इस हत्याकांड के बाद में हत्याकांड की जांच भी हुई। जांच आयोग बना, एक हंटर आयोग बना था जिसमें 8 सदस्यों की टीम थी, तो उसने डायर को निर्दोष साबित कर दिया, निर्दोष करार कर दिया था। और उसी समिति ने बताया था कि 379 मौत हुई थी, जबकि साथियों हकीकत में 1500 से 1600 लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे। एक मदन मोहन मालवीय जी ने भी एक आयोग तैयार किया था, उसने डायर को दोषी बनाया था, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव उन पर पड़ा नहीं। डायर अपना इंग्लैंड वापस चला गया रिटायरमेंट के बाद में। एक बच्चा ऐसा था साथियों जिसके दिलो दिमाग में उस डायर की तस्वीर बैठ गई थी। उसने बचपन में, जब ये मदन मोहन मालवीय जी की रिपोर्ट आई थी, तब उसने बचपन में तय कर लिया था कि मुझे आगे चल के क्या करना है। उस बच्चे का नाम था सरदार उधम सिंह। तब वो बहुत छोटे थे। ठीक 21 साल बाद 1940 में कास्टन हॉल लंदन में एक जगह है, वहां पहुंच करके जनरल डायर को गोली मार दी सरदार उधम सिंह ने, और भारत में हुए इस हत्याकांड का बदला लिया। तो ये रूपरेखा रही कि रॉलेट एक्ट के बाद किस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ऐसी ही और वीडियोस हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद साथियों।